हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और अपना बेहतर कर रहे होंगे। आगामी 2021 के आईएएस और पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास की श्रृंखला चल रही है। लाइव क्लासेस में मैं आपको मॉक टेस्ट कराता हूँ, हैंड राइटिंग लिख के मॉक टेस्ट कराता हूँ। अभी कल और परसों मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट और तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब निकला। तबीयत भी ख़राब थी और इंटरनेट भी ख़राब निकला, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको सूचित करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और समस्या जो आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। चलिए, आज जो एनसीईआरटी जियोग्राफी 10th की जियोग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 10th की जियोग्राफी, उसकी आगे की बातें करते हैं। जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके आगे की बातें करते हैं। इसके पहले की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए, बातें तो बहुत करते रहेंगे, आप अपने कमेंट करिए, आपके कमेंट का मैं लाइव रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, मृदा संसाधन की बात कर रहे थे। मृदा संसाधन यहाँ की, इसके पहले तक मैंने बातें कर लिया था। अब चलिए एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखा जाए तो मिट्टी जो होती है, मृदा, सबसे महत्वपूर्ण नवीन योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। मिट्टी, मृदा, जिसे मृदा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नवीनकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास के माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ये पौधों के विकास के लिए एक, समझ लीजिए, प्लेटफॉर्म देती है। ये बताने की आपको आवश्यकता तो शायद नहीं है। जीवों के पोषण प्रदान करने में भी काम करती है। जीवन तंत्र है, मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में, यहाँ पे लिखा, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक के रूप में होते हैं। अभी कल मैंने इस पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ था। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज थी यही लाइन से उठाया हुआ था। कौन कौन से हैं देखिए, उच्चावच हो जा रहा है, उच्चावच हो जा रहा है, और जनक शैल हो जा रहा है, जनक सामग्री जो है वो हो जा रही है। वनस्पति इसके निर्माण में, मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक करती हैं। जैव पदार्थ जो हैं, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमरस नहीं, ह्यूमस कहा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और साथ ही साथ समय यानी टाइम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन बनाया था एनसीईआरटी बेस पे ही थी। चलिए आगे बातें करते हैं। जैव समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन, यहाँ पे देखिए, अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से आईएएस प्रश्न पूछता है। ठीक है, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस, अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारण करने वाले तत्वों में उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं को निम्न भागों में बांटते हैं। अब चलिए भागों में बांटने की कोशिश करते हैं, किन किन भागों में बांटते हैं। चलिए एक बार इस इमेज को देख लेता हूँ, फिर भागों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं। ऊपरी स्तर का मृदा, फिर उसके बाद आता है बालू, गाद, सिल्ट आदि आते हैं। फिर अर्ध चट्टानी आती हैं। फिर आती है अपक्षय रहित चट्टानी मृदा के भाग आते हैं। अगर आप खुदाई करोगे तो पहले आपको बालू मिलेगी, मिट्टी की, समझ लीजिए, धूल जैसे मिलेंगी, बहुत हल्की बालुई संरचना मिलेगी। फिर उसके बाद गहरी बालू के खंड मिलेंगे किसी भी मृदा में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अंतःस्तरीय अपक्षयी आधारित चट्टानें मिलेंगी, और उसके बाद अपक्षय रहित आधारित चट्टानें मिलेंगी। ये प्रक्रम है, ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। चलिए महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग इन्होंने कहा जलोढ़ मृदा।
ये विस्तृत रूप से फैली हैं और देश की महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए सबसे उपजाऊ जमीन मानी जाती है। हर चीज़ को उपजाने की कैपेसिटी रखती हैं। इनका निर्माण कैसा होता है, जैसे नदियाँ बह रही थी, ये देखिए नदियाँ मैं बना रहा हूँ, ये देखिए नदियाँ बह रही थी। नदियाँ बहते बहते अपने रास्ते पर गाद इकट्ठा करती हैं, मिट्टी के गाद इकट्ठा करती हैं। इन्हीं गाद से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। कल इसमें एक प्रश्न बनाया था मैं। जलोढ़ मृदा को आगे लिखा है, फिर भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 2 भागों में बांटा जाएगा यहाँ पे। एक कहा जाएगा खादर और एक को कहा जाएगा बांगर। खादर जो होती है नई मिट्टी होती है और बांगर पुरानी मिट्टी होती है। पुरानी मिट्टी कुछ समय पहले जो जलोढ़ मिट्टी बनी है उन्हें बांगर कहा जाता है, और खादर कहा जाता है जो कि पहले बनी है, जो बहुत लेटेस्ट में बनी है। खादर याद करने में आपको ऐसे आसानी होगी, खा से होता है खाना, खा से खाना, और खाना हमेशा आप ताज़ा ही खाएंगे, यानी खादर हमेशा आपकी ताज़ी मिट्टी होंगी। ठीक है, ये छोटे छोटे टेक्निक है। चलिए पढ़ लेते हैं। देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। वही मैं गाद जो कह रहा हूँ वही निक्षेप यहाँ पे कह रहे हैं। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई हैं। ठीक है, इनका आगे देखिएगा फिगर भी बना हुआ है, आगे बातें करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में जलोढ़ बने होते हैं। ठीक है, बने हैं। आप अगर यूपी के हो या नॉर्थ इंडिया के हो तो आपकी आसपास पाई जाने वाली मिट्टी लगभग जलोढ़ ही होती है। अगर आप गंगा यमुना के मैदान को यूपी बिहार के हो तो आपकी मिट्टी जलोढ़ ही है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता है। अगर पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, आकार बढ़ता है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं तलहटी पर मैदानों के चोट क्षेत्र में बनती हैं, चोट क्षेत्र पर बनती हैं। ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ आगे। कणों के आधार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु पर की जाती है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, आयु के आधार पर मृदा को 2 बराबर भागों में, मेरी तरफ देखिए 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। मेरे लैपटॉप की इतनी खराब कैमरा है कि उसमें मेरा चेहरा ही नहीं दिखता, एकदम काला काला दिखता हूँ। समझिए कि बड़ा दिक्कत होती है, उसमें लगता है कि मैं ही हूँ कि कोई और है। तो ध्यान लीजिएगा कि मृदा को 2 प्रकार से बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर और बांगर। ठीक है, खादर को जैसा मैंने कहा, खादर नई जलोढ़ है, ताजी मिट्टी वाली जलोढ़ है यानी नई जलोढ़ है, और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया। बांगर में कंकर अधिक पाए जाते हैं और खादर मृदा में कंकर तुलना में महीन पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाएंगे। ठीक है, जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यहाँ से भी मैंने एक प्रश्न बनाया था, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजापन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व भी बहुत ही अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे मृदा उपजाऊ है। चाहे जो भी नदी सभ्यता देख लीजिए, नदी घाटी सभ्यताएं जो भी देख लीजिए, वो क्या हुई है, वो हमेशा नदियों के किनारे ही हुई हैं, खादर और जलोढ़ मिट्टियों पे ही बनाई है, इसलिए वहाँ पे होते हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं पर सही उपचार में होती है। चलिए काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इनकी इम्पॉर्टेंट बात यह है, काली मृदा जो होती है इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, आयरन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और तो और इनकी खासियत ये होती है, ये जब ये गीली होती हैं तो बड़ी ही कमज़ोर, मतलब नाजुक कोमल हुआ करती हैं, लेकिन सूखने के बाद ये कठोर हो जाती हैं और इनमें दरारें पड़ जाती हैं। सूखने के बाद क्या पड़ जाते हैं? दरारें। इसलिए इसे स्वतः खुदी हुई मिट्टी भी कहा जाता है।
ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेंगुर मृदाएं भी कहते हैं, रेंगर रेंगुर जो भी पढ़िए आप, ठीक है। काली मृदा कपास की खेती के लिए कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं। दक्कन के पठार पे उनके उत्तर पश्चिम में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे आए लावा जनक सामग्री से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं, ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। मृत्तिका, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये मृत्तिका क्या होता है? व्हाट इज मृत्तिका? आप मुझे टेलीग्राम पे आंसर दो। मृत्तिका क्या होता है भाई? आंसर दो मुझे। व्हाट इज मृत्तिका? ठीक है। इन नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इन मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पौष्टिक होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा, मैं कट करके फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, अक्सर पूछता है ऐसे, और ये क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होते ना, इसलिए ध्यान रखिएगा फास्फोरस की मात्रा कम या ज़्यादा किस में होती है। चलिए, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदाएं चिपचिपे या कोमल हो जाती हैं। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार में ही शुरू हो जाती है और ये अपने आप फट जाती हैं, जो इनमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए स्वतः खुदी हुई, स्वतः की गई होती हैं, ठीक है, स्वतः जुताई की गई कही जाती हैं। लाल और पीली मृदा की बातें करते हैं। लाल और पीली मृदा की बातें करते हैं। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी भाग पर, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा हुआ तो वहाँ पे इनका विकास हुआ है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी गादों पर पाई जाती, पहाड़ी पादों पर पाई जाती हैं, ठीक है। पद पाद एक ही चीज होते हैं। अगर यहाँ पे पद लिखिए या पाद लिखिए, दोनों का मतलब एक ही मैं मानता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है फूट, मतलब पैर, पैर पर, पहाड़ों के पैरों पर, पहाड़ों के निचले हिस्सों पर पाए जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत लाइएगा। लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु की उपस्थिति का कारण है। इसमें लौह की उपस्थिति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोहा अधिक है इसलिए ये लाल है, ठीक है। इनका पीला रंग इन्हें जल नियोजन के कारण होता है, जल आने पर ये लाल और पीले रंग में डिवाइड होती है, उनके बाद हम करेंगे। लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी ईंट जैसी होती है, ईंट बनाने वाली मिट्टी कह सकते हो, ठीक है। ये लेटर शब्द से बना है, ग्रीक के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। मैंने कहा ना लैटेराइट मतलब ईंट समझ लो। लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। ये भारी वर्षा में ना क्या होता है, भारी वर्षा होती है तो उनसे निच्छालन के परिणाम होते हैं। अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट बस आगे की देख लें। लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती हैं। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। कहा ना ईंट बनाने के काम आएगा, वो नहीं। ये दक्षिणतम भागों में, दक्षिणतम महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में, उड़ीसा में, कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती हैं, जहां मिट्टी पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पतियां, अर्धशुष्क वनस्पतियों के लिए
की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ सतह पर पाए जाते हैं और होते हैं। अब निच्छालन से कैसे लैटेराइट मिट्टी बनी, इसकी बात यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के, ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ। यहीं पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये खेत था, ठीक है, ये नॉर्मल खेत था आपका, ध्यान से देखिएगा, बहुत चीज़ें मैं एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, ये मैं पानी बना रहा हूँ हरे कलर का, ठीक है, और अब फिर मैं ब्लू कलर से कुछ और बताऊँगा। अब क्या होगा, पोषक तत्व जो होंगे वो मिट्टी पानी में घुल जाएंगे। पोषक तत्व पानी में घुलने के कारण ये पानी के साथ पोषक तत्व मिट्टी के बह जाएंगे, प्लस पानी की उपस्थिति के कारण जो यहाँ की नमकीन भाग है, नमक है, लवण है, वो पानी के कारण मिट्टी के ऊपरी भाग में आ जाते हैं और मिट्टी को क्या कर देते हैं, अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, इस कलर से ध्यान दीजिएगा, अम्लीय बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और कोई भी चीज़ जब अम्लीय हो जाती है तो वो पोषक तत्व उसमें कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत चीज़ें, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये छोटी सी जो बात बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। चलिए अब वन मृदा की बात करते हैं। वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं, ठीक है, पर्याप्त वर्षा उपलब्ध होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अधिशिलिक और ह्यूमस रहित होती हैं। क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो वन क्षेत्र हैं, वनों को कटने के बाद उनको उगने में काफ़ी टाइम लगता है कंपेरिजन में नॉर्मल जगह पे एक पौधों के उगने, क्योंकि वनी मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये देख लो, यहाँ पे लिखा भी है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। जलोढ़ पंखों और मृदाओं पे होती है। मृदा संरचना, मरुस्थलीय मृदा छूट गया हमारा, मरुस्थलीय मृदा एक देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा जिसे ऊसर कहा जाता है, ऊसर, ये लाल रंग की या भूरे रंग की होती हैं, ये लाल रंग की या भूरे रंग की होती हैं। नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों के जल वाष्पीकरण करके इनमें पीने खाने वाला नमक पैदा किया जाता है। जैसे आप राजस्थान की झीलों को देख लो, छोटी छोटी झीलों पे वहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, छोटे छोटे कंपनियाँ हैं, छोटे बड़े सारे कंपनियाँ हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है और मृदा के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ी चली जाती है, ठीक है। अब चलिए मृदा अपरदन और संरक्षण की बात करते हुए इस मृदा की बातें कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा मैंने मृदा की बातें की थी आज के कुछ साल पहले, मृदा एक इम्पॉर्टेंट मृदा करके मैंने ऑडियो लेक्चर बनाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऑडियो लेक्चर पे आप इसको देख सकते हो। बाकी एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आपसे बातें मैं भूल जाता हूँ कहने के लिए। मेरा नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष, ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए, फ्यूचर विथ आशुतोष, ठीक है। ये आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है और क्या क्या इस पे मिलने वाला है, ये आप एक बार देख लीजिए। फ्यूचर विथ आशुतोष आपको पहली बात तो यूट्यूब चैनल है, बेसिक जो मेरा है यूट्यूब चैनल है। दूसरा ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे इसी नाम से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली लाइव क्लासेस की डिटेल दे देता हूँ या लिंक दे देता हूँ, या कुछ बातें होती हैं जो कि यूट्यूब के अलावा मुझे आपसे बातें करनी होती है वो करते हैं, और आप भी कमेंट करते हो, उसको मैं डायरेक्ट आपसे बातें करता हूँ। तीसरा मेरा एक है फेसबुक पेज है सेम नाम से, फ्यूचर विथ आशुतोष। उसमें मैं कम पोस्ट डालता हूँ, बस ये समझ लीजिए कि बनाया हुआ हूँ, एकाएक अकेले होने की वजह से कम पोस्ट फ्यूचर विथ आशुतोष में डालता हूँ। लेकिन आप तीनों चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए, चीज़ें आपको आसानी होगी। बाकी आप मुझे फेसबुक पे मेरा नाम है आशुतोष पांडे, वहाँ पे भी आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेरे बहुत फ्रेंड तो नहीं है भाई, यूट्यूब और इस टाइम यूट्यूब और फेसबुक सेम चल रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, इसके अलावा एक चीज़ और, हाँ, इसके अलावा जिसके पास नंबर है वो भी आप हमसे बातें कर सकते हो, बस कॉल मत करना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दो। क्या है कि आप सभी अगर कॉल करोगे तो मैं भी डिस्टर्ब होने लगूंगा, सीरियसली
इसी वजह से आपसे मैं मना करता हूँ कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ही करिए। बाकी कोई भी डिटेल होगा आप अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी समझना है सर, जिस रूप में आप मुझे देखोगे मैं उसी रूप में आपको दिखूंगा, ठीक है। मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा बन गई, देखिए जैसे आपको बताया गया कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने लाखों वर्ष लगे जा रहे हैं, कितने लाखों वर्ष लग जा रहे हैं। तो इसके संरक्षण की भी आवश्यकता है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के लिए मृदा को अच्छे से बना के रखना है, जिससे क्या हो, मृदा का उपजाऊपन भी बना रहे। तो इसलिए मृदा संरक्षण का एक विषय बहुत ही कठोर, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और साथ ही यूएनसीसीडी का एक सम्मेलन हुआ था, कॉप हुआ था यहाँ अपने नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली रीजन पे हुआ था, जिसमें मरुस्थलीकरण की बात की गई है। ये मरुस्थलीकरण को समर्पित यूएनसीसीडी है, ठीक। उसमें बात हुई थी, तब भी मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन के रूपों को देखने की कोशिश की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं मृदा अपरदन की, फिर उसके बाद वीडियो को छोड़ते हैं। आपको भी बोरिंग नहीं बनाऊंगा। थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ स्लो या ज़्यादा लग रही हो तो आप आवाज़ एडजस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा ऑप्शन। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की प्रक्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण, निर्माण, खनन, इन सब ने इन प्रक्रियाओं को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया। और इस वजह से मृदा अपरदन हो गया। क्या हुआ देखो, अब आप एक छोटी छोटी बातें सोचो। जैसे नॉर्मल भूमि हुआ करती थी पहले नदियों के किनारे, वहाँ पे खेती करते थे, आराम से उपजाऊपन होता था। हमने प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक बनाने से वही नदियों में हमने छेपण करना शुरू कर दिया। नदियों में छेपण करने से दो चीज़ें हैं। पहली बात तो वहाँ आसपास की मृदाएं खराब होने लगी, और मृदा अम्लीय होने लगी, ठीक है। बहाव रुकने लगा नदियों का, इसलिए मृदा पे पानी का बहाव होने लगा और नॉर्मल मृदा लवड़ी होने लगी या कहूँ ऊसर होने लगी, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे हुआ। दूसरी तरफ और हम नए प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखो खेती कर रहे हैं या वनों को काट दे रहे हैं। वन क्या करते हैं, मृदा को बहने से रोकते हैं। जैसे ये वन है, समझ लीजिए, इनकी जड़ें अंदर तक घुसी रहती हैं, ठीक है, इनकी जड़ें अंदर तक घुसी रहती हैं। ये जब पानी का बहाव, पानी के साथ मिट्टी बह जा रही है तो ये छानने का काम करते हैं, चाय की छन्नी की तरह ये छानते हैं। तो ये मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, नहीं तो पूरी मिट्टी बह के चली जाएगी। हमने वनों को काट दिया, वहाँ की जाली खत्म हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, मिट्टियाँ रहेंगी, सारे पोषक तत्व चले जाते हैं उधर। और तो और इससे घाटा ये हो रहा है, समुद्रों में संपोषण बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो रहा है। न्यूट्रिशन ज़्यादा होने से समुद्रों में काइयाँ पड़ रही हैं, या यूँ कहूँ वनस्पति की मात्रा बढ़ रही है, जिससे समुद्रों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो रही है। प्रकाश की कमी होने लगी है सतह पर। इससे क्या हुआ कि मछलियाँ मरने लगी हैं या मछलियाँ दूषित होने लगी हैं। मछलियों के पास प्लास्टिक गया या कुछ भी गया तो वो दूषित हुई। इसको मनुष्य ने खाया। मनुष्य या तो जलाया जाता है या तो दफनाया जाएगा, फिर मिट्टी पे ही आएगा। सारी चीज़ डिपेंड है मिट्टी पे, तो मिट्टी खराब होनी ही है। वही बातें यहाँ पे घूम फिर के लिख रहे हैं। ये समझ लीजिए हाई स्कूल का बहुत ही प्यार से लिखा हुआ बुक। बहता हुआ जल मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनालिकाएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं, ठीक है। चंबल बेसिन इसी भूमिखंड का उदाहरण है। चंबल समझ लीजिए, चंबल क्या है, बहुत सारा कटा फिटा है। यहाँ पे अनेक सारी अवनलिकाएँ पाई जाएंगी, बहुत सारी नाली नुमा संरचनाएँ पाई जाती, बहुत ही विरल संरचना पाई जाती। इसलिए यहाँ पे डाकुओं को छुपने की जगह मिलती थी पहले। तो इसी वजह से चंबल के जो डाकू हुआ करते थे ना, चंबल के डाकू, पुरानी फिल्में देख लो, जब
हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ है उस टाइम के फिल्में देखो 1996 वगैरह का, देखो चंबल के डाकू काले कपड़े पहन के एकदम बन जाएंगे। और उधर मिथुन दा की पिक्चरें देख लो, उनको तो डाकू बनने में जैसे अवार्ड मिलना चाहिए था, इतने खतरनाक वो देखने में ही लग जाते हैं। चंबल बेसिन में चंबल बेसिन में भूमि ऐसे खंडों की भूमि कही जाती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहते हैं और ऐसी स्थिति में मृदा घुलकर साथ बहती चली जाती है। ये सारी बातें हैं ना कि आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी चीज़ें हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है द एंड हो गया है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हो आप कि सर आईएएस और पीसीएस में आप आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग पे कैसे डिस्कस करें, एक आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, ठीक है, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, या कहते हो कि पीटी के क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी क्या करना है। और सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा आता है मेरे पास कि सर एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो ये खतरनाक टाइप के क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं ना, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न लिखे गए हैं ना, ये छोटे छोटे, ये आपके चैप्टर से हैं। और यहाँ देखिए 120 शब्दों का दिया गया है। इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखो। इससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पूरी दुनिया में कोई नहीं करा सकता। रिकॉर्डेड सेल्फ स्टडी वालों की बात करो, इससे बढ़िया प्रैक्टिस कोई नहीं करा सकता। भाई पढ़ो और लिखो, ठीक है। अपनी ये छोटे छोटे 2-4 प्रश्न हैं, इनको करो आप, और आपको बहुत सारी बेसिक तरीके से नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको बढ़िया लगेगा, क्लासेस बहुत बढ़िया लगेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और जाते जाते लोगों के साथ ये शेयर किया करिए। थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रही है। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको लाइव क्लासेस की मैं वीडियो बताया करूँगा। हफ्ते में 1-2 क्लासेस होंगी, क्योंकि देखिए मेरी भी तबीयत थोड़ी सी सुधार नहीं हो रही है। 2-4-5 दिन से मैं 2-4-5 दिन से क्या 1-2 हफ्तों से परेशान हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में वो ढिलाई आ रही है, तो वो चीज़ें हैं कि मैं रेगुलर क्लास लेने में अभी असमर्थ हूँ। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा अभी सेटअप भी हो जाए, तब तक लाइव क्लासेस होंगी। और जब लाइव क्लासेस होंगी तो रेगुलर बेस पे मैं आधे घंटे की क्लास रोज़ रात को लिया करूँगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मॉक क्वेश्चन की होगी। आप मॉक क्वेश्चन को आंसर करना, तब मैं एक्सप्लेन किया करूँगा। साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे, आप पढ़ना मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।